हेलो दोस्तों, आज हम एसएससी जेई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 56 करेंगे। और जिन दोस्तों ने हमारे बाकी के पार्ट्स नहीं देखे हैं वो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। प्लीज़ आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। पहला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456 द नंबर ऑफ ग्रेड्स ऑफ कंक्रीट मिक्स इज। यहाँ पर पूछा गया है IS 456 के अनुसार कंक्रीट मिक्स में ग्रेड की संख्या कितनी होती है। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 3 होती है, 4 होती है, 5 होती है या फिर 7 होती है। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, 7। यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। भारतीय मानक ब्यूरो यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ने जो है कंक्रीट को 15 ग्रेड में डिवाइड किया है, जिसमें से आपकी 7 जो हैं वो मेन हैं। M10, M15, M20, M25, M30, M35 और M40। और इसके अलावा जो आपकी M5 और M7.5 ग्रेड की कंक्रीट होती है वो आपकी अल्प सामर्थ्य वाली कंक्रीट के रूप में यूज की जाती है। M जो है वो मिक्स को रिप्रेजेंट करता है तथा इसके सामने दी गई संख्या 150 mm के माप की क्यूब जो होती है वो 28 दिन की क्यूरिंग पर उसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ को दर्शाता है। और जो भी इसकी स्ट्रेंथ आती है उसकी यूनिट है न्यूटन mm²। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन है, ए कंक्रीट हैविंग ए स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। 6.5 सेंटीमीटर स्लम्प वाली कंक्रीट क्या कहलाएगी। ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, उसे ड्राई कहेंगे, सेमी प्लास्टिक कहेंगे या फिर प्लास्टिक कहेंगे। ऑप्शन डी आपका सही रहेगा, उसे कहेंगे प्लास्टिक। और यहाँ पर कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। जो आपकी वर्केबिलिटी होती है वो कंक्रीट का वह गुण होता है जिसके कारण प्लास्टिक कंक्रीट बिना सेग्रीगेशन और ब्लीडिंग के जहाँ भी कंक्रीट वर्क करना हो वहाँ पर आसानी से बिछाई जा सकती है और उसका कंपैक्शन किया जा सकता है। और ये आपके क्वेश्चन में दे रखा था 6.5 सेंटीमीटर स्लम्प वाली कंक्रीट आपकी प्लास्टिक कहलाएगी। और आपके मास कंक्रीट के लिए रिकमेंड की जाती है स्लम्प की वैल्यू 25 mm से लेकर 50 mm तक। और आपके ब्रिज डेक के लिए 25 mm से लेकर 75 mm तक रिकमेंड की जाती है। इसमें भी आपके 4+ क्वेश्चन हो गए हैं। अगला क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू IS 456/2000 द मैक्सिमम रेनफोर्समेंट इन ए कॉलम इज। इस क्वेश्चन में पूछा है IS 456/2000 के अनुसार किसी कॉलम में अधिकतम रेनफोर्समेंट कितना हो सकता है। यहाँ पर हम इसके साथ में कुछ पॉइंट और करेंगे। आपके IS के अनुसार रेनफोर्स कंक्रीट कॉलम में न्यूनतम रेनफोर्समेंट की मात्रा होगी 0.8% और मैक्सिमम रेनफोर्समेंट की मात्रा होगी 6%। कंक्रीट डालने में कठिनाई के कारण जो है इसकी मात्रा 4% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, द मिनिमम कवर इन ए स्लेब शुड नीदर बी लेस देन द डायमीटर ऑफ बार नॉर लेस देन। यहाँ पर पूछा है किसी स्लेब में न्यूनतम कवर ना तो बार के डाया से कम होना चाहिए और ना ही, ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, 13 mm से कम नहीं होना चाहिए, 20 mm से कम नहीं होना चाहिए या फिर 25 mm से कम नहीं होना चाहिए।
यहाँ पर इसके साथ कुछ पॉइंट और हम कवर करके चलेंगे। स्लेब में यूज बार के सिरे पर कवर जो है 25 mm या 2 इंटू बार का जो भी डाया हो उससे अधिक होना चाहिए, और इसका शुद्ध कवर दिया जाता है। स्लेब की तली या टॉप पर न्यूनतम कवर जो है मुख्य बार के व्यास का 15 mm जो भी अधिक हो वो अपनाया जाता है। और आपकी स्लेब में जो भी आपकी मेन बार्स होती हैं उनका डायमीटर जो है 10 mm से कम नहीं होना चाहिए, और जो आपकी मेन बार होती है उनका व्यास स्लेब की कुल मोटाई का 1/8 से अधिक नहीं होना चाहिए। और आपकी स्लेब में जो डिस्ट्रीब्यूशन रेनफोर्समेंट होता है वो स्लेब के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल का B/D का 0.15% लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स आर नीडेड इन प्लेट गडर इफ द थिकनेस ऑफ वेब इज लेस देन। यहाँ पर आपसे पूछा है वेब की मोटाई किससे कम होने पर प्लेट गडर में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर आवश्यक होते हैं। ऑप्शन बी आपका सही रहेगा। यहाँ पर इसके साथ में कुछ पॉइंट और हम कवर करेंगे। जब वेब की मोटाई उसकी गहराई के 200 से कम हो जाती है तो प्लेट गडर में हॉरिजॉन्टल स्टिफनर्स लगाए जाते हैं, और ये सामान्यतः न्यूट्रल एक्सिस के ऊपरी एरिया जहाँ पर कंप्रेशन होता है फ्लेंज की दूरी के 2/5 पर लगाया जाता है। अगर वेब की मोटाई और गहराई का अनुपात 250 से ज़्यादा होता है तो न्यूट्रल एक्सिस पर भी एक हॉरिजॉन्टल स्टिफनर लगाया जाता है। अगर इसका रेशियो 85 से कम होता है तो इसे सेफ माना जाता है। ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी होंगी। अगला क्वेश्चन है आपका, ए मेन होल इज जनरली प्रोवाइडेड एट इच। मेन होल जो है वो सामान्यतः कहाँ बनाए जाते हैं? ऑप्शंस आपको दे रखे हैं, मोड़ पर, जंक्शन पर, या जहाँ भी ग्रेडियंट चेंज होती या फिर ऑल ऑफ अबव पर। तो हम सबसे पहले मेन होल की डिफिनेशन पढ़ेंगे। सीवर सेक्शन की तली तक पहुँचने के लिए इसके ऊपर एक विशेष प्रकार का होल बनाया जाता है, उसे कहते हैं मेन होल, और इसे निरीक्षण होल भी कहा जाता है। ये सीवरों की दिशा परिवर्तन, व्यास के परिवर्तन, ढाल के परिवर्तन तथा सीधी लंबाई में 30 से 100 मीटर की दूरी पर बनाए जाते हैं। ये सड़कों के क्रॉसिंग पर बनाए जाते हैं। इसके ढक्कन का डाया जो कि ढलवा लोहे का बना होता है 50 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए। इससे भी तकरीबन आपके 5-6 क्वेश्चंस बन रहे हैं, ये भी आपको सारे याद रखने होंगे। अगला क्वेश्चन भी आपका पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग से है। टोटल वाटर कंजप्शन इंक्लूडिंग डोमेस्टिक, कॉमर्शियल एंड इंडस्ट्रियल डिमांड फॉर एवरेज इंडियन पीपल इज। इस प्रश्न में आपसे पूछा गया है औसत भारतीय लोगों के लिए जल की कुल खपत डोमेस्टिक, कॉमर्शियल और आपके औद्योगिक मांगों को मिलाकर है। ऑप्शन डी जो है आपका सही रहेगा, 270 LPCD। और यहाँ पर इससे संबंधित कुछ बातें और हम डिस्कस करेंगे। घरेलू यूज के लिए प्रति व्यक्ति को पानी की आपूर्ति दर जो है 135 लीटर ली जाती है। किसी नगर के पानी की कुल आवश्यकता ज्ञात करने के लिए सभी कार्यों के लिए पानी की मांग को जोड़कर उस नगर की जनसंख्या से गुना कर दिया जाता है। यहाँ पर कुछ पॉइंट आपको दे रखे हैं। घरेलू यूज के लिए 135 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, औद्योगिक तथा व्यावसायिक उपयोग के लिए 40 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, सार्वजनिक व अन्य उपयोग के लिए 25 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, अग्निशमन के लिए 15 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन, क्षति चोरी और व्यर्थता के लिए 55 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन।
तो ये कुल मिलाकर आपका हो जाता है 270 लीटर व्यक्ति प्रतिदिन। तो आज हमने एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के प्रीवियस ईयर का पार्ट 56 कंप्लीट कर लिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।